जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द टेस्ट सीरीज डिस्कशन एट स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। एपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज हम पहले कंडक्ट करवा रहे थे वो अब फिर से रिज्यूम हो चुका है अपकमिंग नोटिफिकेशन को देखते हुए, और आज टेस्ट नंबर 14 कंडक्ट हो रहा है जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, उससे सब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ टेस्ट में अटेम्प्ट कर लेना, अपीयर कर लेने से नहीं होगा। आपको हर एक क्वेश्चन को डीपली, प्रॉपरली एनालिसिस करना होगा, डिस्कस करना होगा, तब जाकर आप इन टेस्ट से सीखकर एक्चुअल एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। एंड दैट्स वाई जितने भी स्टूडेंट्स हमारे स्मार्ट आईएएस के टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबके पास क्वेश्चन पेपर तो है। आज मैं एक एक करके तुम्हारे साथ सारे जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन भी देखो मैंने तुम्हें बनाकर दिया था 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट के भी, ताकि जो क्वेश्चन का लेवल है वो बना रहे। डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करो, यूपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए, एपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए, राइट। और जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल करवा सकते हो, लेट मत करो। इनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज, बिल्कुल लेट नहीं करो, क्योंकि जैसे जैसे आप एक एक दिन भी वेस्ट करोगे तो एग्जाम नजदीक आता जाएगा। तैयारी करने में लेट नहीं करनी चाहिए, राइट। चलिए, टेस्ट आपने दे लिया हमारे स्टूडेंट्स ने, अब हम उसका एनालिसिस करते हैं। टेस्ट पेपर में, टेस्ट नंबर 14 में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन से हैं, तो इसलिए 41 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसके पहले इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, वो सर करवाएंगे। मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन 41 से जो है वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, टेस्ट पेपर तुम्हारे पास है, तुम उसको खोल लो, चेक करो कि तुमसे अगर गलती हुई है तो क्यों गलती हुई है किसी क्वेश्चन में, और तुमने सही बनाया है तो उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सही बनाया है या बस तुक्काबाजी से सही हो गया है। दैट्स वाई ये डिस्कशन तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन का एनालिसिस। पहला क्वेश्चन रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड कि इमीडिएट कॉज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल नाम का एक राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट होने के कुछ महीने पहले। इसके पहले कौन सी राइफल चलती थी, तो ये तुम्हें क्लास में पढ़ाया है मैंने, ब्राउन बेस राइफल, दैट वाज इन यूज बिफोर द रिवॉल्ट, whose cartridge was rumored to be greased with cow and pig fat। ऐसा रीमर था कि इसके कार्ट्रिज में काउ एंड पिग फैट को यूज किया गया है। कार्ट्रिज ये सपोज इस साइज का कार्ट्रिज होगा, इसके अंदर बुलेट है और ऊपर गन पाउडर से पैक किया गया है, बाहर ऐसे नॉट लगा दिया गया है, एक गांठ बांध दी गई है और उसे खोलने के लिए दांत से खींचकर खोलना होता था। अब नॉट से अंदर मॉइस्चर नहीं जाए वहां पे ग्रीसिंग कर दिया गया, ऑयल लगा दिया गया, और रीमर क्या था कि वो काउ एंड पिग फैट का है। ये रीमर सच इसलिए था, या जो सोल्जर्स थे उनको सच इसलिए लग रहा था, ब्रिटिश ने कोई काम नहीं किया, ना तो आकर उसको क्लियर करते हैं। और रीमर ये सच इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में अभी इनडायरेक्ट रूल चला रहे थे, उनकी क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज सबके सामने विजिबल थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाने का काम कर रही हैं। तो लोगों ने सोचा कि जब हमें अपनी मर्जी से नहीं कन्वर्ट करवा पा रहे हैं तो हमें धोखे से कन्वर्ट करवाएंगे। एक बार हिंदूज ने काऊ मीट को मुंह लगा लिया, मुस्लिम्स ने पिग मीट को मुंह लगा लिया, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अब वो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो आज नहीं तो कल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट जरूर हो जाएंगे। सो ये एक रीजन था और ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द रिवोल्ट वॉज प्राइमरली पीजेंट अपराइजिंग विथ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन प्रिंसली एस्टेट। कि रिवॉल्ट पूरी तरह से पीजेंट अपराइजिंग था, सिर्फ फार्मर्स ने किया था और प्रिंसली एस्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गलत, प्रिंसली एस्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट था। इसी प्रिंसली एस्टेट से तो आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम, लखनऊ की बेगम, बेगम हजरत महल, नाना साहेब जो मराठा पेशवा फैमिली से थे, कानपुर में थे, ये सब प्रिंसली एस्टेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Third, it marked one of the first instances of widespread unity between Hindus and Muslims against the British rule। अब इसके लिए क्या हमें याद रखना है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो सेंट्रल लीडर है, जो सबसे मेन लीडर जिनको रिबेल्स ने अपना लीडर डिक्लेयर किया था, वो थे बहादुर शाह जफर, मुगल रूलर बहादुर शाह जफर, जो कि इस्लामिक रूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुस्लिम थे। कई बाकी रूलर्स जैसे बेगम हजरत महल की हम बात कर रहे हैं अवध से,
तो वो भी इस्लाम से बिलोंग करती थी। पर राजा या रानी या हमारा लीडर इस्लाम को बिलोंग कर रहा है, या रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह हिंदुइज्म को बिलोंग कर रही है, ऐसा कोई भी डिफरेंसेस रिबेलियंस के बीच नहीं था। चाहे वो किसान हो या फिर वो किसी राजा का सैनिक हो या आम लोग हो, सबने हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस भुलाकर आपस में ब्रिटिश के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई की थी। सो यस, दैट वाज द फर्स्ट और वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर आपसे पूछ रहा है, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं कि चेक कर लो इंस्ट्रक्शन भी कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है तो 1 and 3 ओनली आंसर होना चाहिए आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, और देखो अब यहां पे इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, फिर 5-6 स्टेटमेंट वाले भी मिलेंगे, है ना। हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जामिनेशन में एक वो सिंपल सेइंग है ना, आर्म्ड फोर्सेस में कही जाती है, द मोर यू स्वेट इन द फील्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जितना ज्यादा पसीना आप एक्सरसाइज में या फील्ड में बहाते हो, द लेस यू ब्लीड इन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड में, जंग के मैदान में उतना कम खून बहता है। इसलिए यहां मेहनत करके जाना है अभी अगले 2 महीने हर तरह के क्वेश्चंस का। अगर 1 लाइनर भी क्वेश्चन आया उसके लिए भी मेहनत करनी है, क्योंकि वो भी पूछे ही जाते हैं। कैसे वहां से हम निकाल सकते हैं 4 लाइन के क्वेश्चंस, वो समझना है वहां से। लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी फॉट टू रिगेन हर एडॉप्टेड सन सक्सेशन राइट्स एन्यूल्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ये अनाउंस किया गया था कि अगर राजा की डेथ होती है और उसका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, मतलब उसका खुद का बेटा जो उसका खून हो, then in that case that territory would be lapsed into EIC territory। adopted son को वो लीगल एयर नहीं मानते थे। और रानी लक्ष्मीबाई का जो अपना बेटा था, अपना बेटा जिनको उन्होंने जन्म दिया था, दूसरा बेटा भी अपना है पर वो एडॉप्टेड था, तो एडॉप्टेड सन को लीगल एयर नहीं मानते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, बहादुर शाह जफर डिक्लेयर्ड एम्पायर ऑफ इंडिया बाय रेबल्स एक्टिवली लेड मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। स्टेटमेंट का पहला पार्ट सही है कि बहादुर शाह जफर डिक्लेयर्ड एम्पायर ऑफ इंडिया बाय द रेबल्स, अभी भी मैंने तुम्हें बताया था, बट ही डिड नॉट एक्टिवली लीड द मिलिट्री कैंपेन। एक बूढ़ा कमजोर राजा मिलिट्री कैंपेन को एक्टिवली नहीं लीड कर पा रहा था। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जब हम रिवॉल्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि ये जो बूढ़ा कमजोर राजा था, इसकी कमजोरी जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट था। सेंट्रल लीडर को स्ट्रांग होना चाहिए, वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट था वहां पर। मंगल पांडेज एक्शन एट बैरकपुर ट्रिगर्ड द इनिशियल स्पार्क ऑफ द रिवॉल्ट। एकदम सही बात। मंगल पांडे साहब ने जो बहादुरी दिखाई थी और फिर उसके बाद जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया, वो हर आगे जाके रिबेलियंस के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है कि अगर हमारे जैसा एक और सैनिक मंगल पांडे ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकता है, उनके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो 3 इज करेक्ट। कुंवर सिंह, जमींदार फ्रॉम बिहार, ज्वाइंड द रिवॉल्ट डिस्पाइट हिज एडवांस्ड एज, लीडिंग फोर्सेस इन आरा। आरा बिहार, जगदीशपुर आरा बिहार से बिलोंग करने वाले कुंवर सिंह अपने 70s में थे। 70s में इंसान बेड पर पड़ जाता है, पर ये बेड पे नहीं पड़े थे, दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे थे। और ब्रिटिश को यह अंदाज हो गया था कि अगर इनका 70 साल का बूढ़ा जवान, बूढ़े थे पर जवान थे, अगर इनका 70 साल का बूढ़ा जवान ऐसे लड़ सकता है, तो अगर इनके 20-30 साल के जवान लड़ने आ गए तो उनको बोरिया बिस्तर बांध कर जाना होगा। दैट वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ कुंवर सिंह। 1, 2, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है, तो आंसर आपका हो गया 1, 3 and 4 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, consider the following statements about the partition and independence of India। इंडिया के पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या हो रहा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्या है स्टेटमेंट, द रेडक्लिफ लाइन वाज ड्रॉन टू डिमार्केट बॉर्डर और बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन अगस्त 1947। माउंटबेटन के प्लान में, इंडिपेंडेंस से पहले जो माउंटबेटन ने प्लान प्रिपेयर किया था 3 जून 1947 को, उस प्लान में यह मेंशन था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी जो न्यू डोमिनियन बनेंगे, इंडिपेंडेंट डोमिनियन, उनके बीच लाइन ड्रॉ करेगी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की लाइन। उस कमेटी के हेड थे रेडक्लिफ, इसलिए लाइन को क्या बोला गया, रेडक्लिफ लाइन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फोर्सिबली इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू ऑपरेशन पोलो इन 1948। अब यहां प्रिंसली स्टेट की हम बात कर रहे हैं। प्रिंसली स्टेट के पास ब्रिटिश ने ऑप्शन क्या दिया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस
From 15th August 1947 onwards, you are free to join either of the two dominions, either India or Pakistan. पर आगे का उन्होंने साइलेंट रह गए, या आगे का उन्होंने ऐसा रेफरेंस दे दिया कि यू कैन ऑल्सो रिमेन इंडिपेंडेंट. कुछ प्रिंसली स्टेट ने ऐसा खुद से मान लिया था और इस चीज को ब्रिटिश ने क्लियर नहीं किया. तो हैदराबाद या जूनागढ़ या कश्मीर और कई बाकी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट ये बोलते थे हम ना तो इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम अलग रहेंगे. तब आता है भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल, जिन्होंने साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई और इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाया कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो फिर इंडिया के कई टुकड़े हो जाएंगे, और फिर उनको मिलाते हैं और एक यूनाइटेड इंडिया का फॉर्मेशन करते हैं. तो यस, दिस ऑपरेशन पोलो इज रिलेटेड टू देम. थर्ड, जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड द ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच ऑन August 14, 15, 1947. आजादी की शाम या 14 अगस्त को रात मिडनाइट, और जब 15 अगस्त जब पूरा भारत या पूरा दुनिया सो रहा था, तो भारत उस टाइम में जाग रहा था आजादी की एक नई सुबह के लिए. एक बड़ी पॉपुलर स्पीच है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, बहुत अच्छी स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, भारत के पहले प्रधानमंत्री की. मौका मिले तो उनको बिल्कुल सुनना और सुनकर सीखना एक एक शब्द को, कि आजाद भारत जो सुनहरा भारत बनेगा उसका भविष्य कैसे लिखा जाएगा. ये उस वर्तमान 14-15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने स्पीच में बता रहे थे, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच में. इस तरह करके हमें टेस्ट पेपर को एनालिसिस करना है, ताकि जो प्रीलिम्स आएगा या मेंस आएगा उसमें हम बढ़िया कर सके. दैट इज द वे ऑफ एनालिसिस. ऐसा एनालिसिस करना है तुम सबको, तब जाके फायदा होना है. लॉर्ड माउंटबेटन रिमेन्ड गवर्नर जनरल ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान पोस्ट इंडिपेंडेंस. लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के तो गवर्नर जनरल रहे, बट नॉट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान ने अपना कायदे आजम बनाया किनको? जिन्ना साहब को, तो जिन्ना बन गए वहां के कायदे आजम. The Indian Independence Act 1947 abolished the Viceroy's veto power over legislation. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लास्ट एक्ट पास किया था इंडिया के लिए 1947 में, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि 15 अगस्त 1947 से इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियन होंगे, तो उसने वाइसरॉय से, क्योंकि वाइसरॉय होता था क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव, तो अब तो इंडिया में वो ब्रिटिश क्वीन रही नहीं. उस रोज वो फूट फूट के रोई होगी कि हाँ मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, अब तो मैं एम्प्रेस ऑफ इंडिया नहीं रही, है ना. क्वीन कंगना रनौत क्वीन थी और वो ब्रिटेन वाली क्वीन. इसलिए वाइसरॉय जो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो अब तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा, उससे वो पावर छीन लिए गए कि अब तुम वीटो नहीं कर सकते हो. अब जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिसाइड करेगी कि उसको अपना लॉ कैसे चलाना है. करेक्ट. तो अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देख लीजिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हुए थे, एंड देन यू वुड रीच द आंसर. चलिए आगे. जब भी ऐसे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट मिले, करना क्या है, क्वेश्चन पेपर में ना थोड़ा थोड़ा पेन चला सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा पेंटिंग बना दिया, थोड़ा पेन चला सकते हैं कि एक स्टेटमेंट रॉन्ग तो रॉन्ग हल्का सा ड्रॉ कर दिया, सही तो सही ड्रॉ कर दिया, क्लियरली छोटा सा दिखने लायक, ताकि आगे कंफ्यूज नहीं हो ओएमआर में अपने आंसर फिल करने के लिए. और हमेशा तुमको जो स्ट्रेटजी बताया है ना कि क्वेश्चन पेपर मिले तो उसको XYZ मार्किंग कर लो. XYZ मार्किंग मतलब कि पूरा क्वेश्चन पेपर हमने पढ़ लिया और जो क्वेश्चन हमें लगा कि हमसे वन गो में बन जाएगा, पहली बार में बन जाएगा, उसको X मार्क किया. जो लगा कि नहीं भैया पहली बार में नहीं बनेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, वो Y. और जो लगा कि इसका तो कुछ आइडिया ही नहीं है, उसको Z. ऐसा करके 1 to 100 सारे क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर जो X मार्क वाले हैं उसको पहले बना लो. सिंपल सा लॉजिक है. इससे क्या होगा ना कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग कम होगी. विराट कोहली की तरह खेलना है, अपने इनिंग को बिल्ड करना है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडरेट फेज ऑफ INC. मॉडरेट फेज, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स कुछ ऐसे थे, राजकुमार साहब का एटीट्यूड था पहले मुलाकात फिर बात फिर जरूरत पड़ी तो लात, पर इन मॉडरेट्स का एटीट्यूड था कि पहले मुलाकात ब्रिटिश वाइसरॉय से या बाकी मिनिस्टर से, फिर बात उनसे बात करना कैसे बात करना, उनको मेमोरेंडम देना, पिटीशन देना, एप्लीकेशन देना, और फिर बात करते जाना, बात करते जाना, बात करते जाना, बात ही करते रहना. कोई लात बात कोई एक्शन नहीं होता था. ये मॉडरेट फेज था, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स बोलते थे इसको. Moderates like Dadabhai Naoroji used constitutional methods like petition and resolution to demand reforms. एकदम सही बात है, यही तो था, पहले मुलाकात फिर बात और फिर बात और फिर बात. द ड्रेन थ्योरी जो दादाभाई नौरोजी ने स्पेशली
अपने बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया है। Propounded by Nauroji highlighted the economic exploitation of India by the British policy। इसमें उन्होंने समझाया कि देखो ब्रिटिश जो दंभ भरते हैं, ब्रिटिश जो झूठ बोलते हैं कि हम इंडिया में एक ग्रेटर गुड के लिए हैं, वो किसी ग्रेटर गुड के लिए नहीं है। Why they are here in India to exploit the economic resources, सोने की चिड़िया को लूटने के लिए। ये इन्होंने ड्रेन थ्योरी में समझाया। दादा भाई नौरोजी के अलावा बाकी और कौन से लीडर ड्रेन थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अगर नहीं बता पाओगे तो मुझे ये भी बताना कि सर प्लीज एक्सप्लेन कि और कौन से लीडर थे ड्रेन थ्योरी के बारे में बात करने वाले। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, द मॉडरेट सक्सीडेड इन सिक्योरिंग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एक्सपेंडिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबरशिप। 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, तो मॉडरेट्स जब उनको कुछ थोड़ा भी मिलता था ना, तो वो उससे सेटिस्फाई होते थे। इंडियन काउंसिल एक्ट के 1892 में लेजिस्लेचर का साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया था, इससे कुछ हद तक वो सेटिस्फाई भी हुए, लेकिन साथ ही साथ वो क्रिटिसिज्म भी चल रहा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये जो क्रिटिसिज्म है इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अराउंड फ्रेम किया गया है, उसी के आसपास फ्रेम किया गया है, दोनों चीज के लिए, रिप्रेजेंटेशन मांगने के लिए भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एहसास कराने के लिए भी कि अगर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो हम टैक्सेशन नहीं देंगे। थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट, दे अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 मार्किंग देयर शिफ्ट टू रेडिकल मेथड्स। जो मॉडरेट्स थे दे ऑल्सो अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल बट नॉट एग्जैक्टली लाइक द एक्सट्रीमिस्ट्स। एग्जैक्टली एक्सट्रीमिस्ट्स के जैसे नहीं। एक्सट्रीमिस्ट कौन? लाल बाल पाल, इन तीनों का ट्रायो, लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल और बिंदु दादा और बिंदु घोष, मेन ये चार लीडर। अब ये चार लीडर ने बोला कि भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा बंगाल का पार्टीशन। मॉडरेट्स ने बोला कि एक काम करो ना, बंगाल से बिहार उड़ीसा को हटा दो जो नॉन बांग्ला स्पीकिंग स्टेट है। एक्सट्रीमिस्ट बोले ऐसा भी नहीं होने देंगे। अब ये डिबेट इन दोनों के बीच चल रहा था, तो रेडिकल पॉलिसी मॉडरेट नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। 1, 2 एंड 3 वर करेक्ट, तो आंसर आप ढूंढ लो क्या होगा आपका, कौन सा ऑप्शन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। लॉर्ड कर्जन, यस यही वो वायसरॉय था जिसके टाइम में पार्टीशन होता है। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल टू वीकन द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन द रीजन। बंगाल ई चोलबे ना खेला होबे, ये बात बंगाल से आज भी गूंजती है, तब भी गूंजती थी, क्योंकि जो बंगाली नेशनलिस्ट थे जो तभी बंगाल में रहते थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही जो सपोज जैसे जो मॉडर्न लाइंस पे ब्रिटिश ने यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी, वहीं पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ के, वहीं पर अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़कर, वहीं जर्मनी यूनिफिकेशन के बारे में पढ़कर, वहीं मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज को पढ़कर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। सो बंगाल नर्व सेंटर बन रहा था नेशनलिज्म का। इसलिए कर्जन ने एक प्लान रचा कि मैं एक काम करता हूं, इसी बंगाल को डिवाइड कर देता हूं रिलीजन के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाता हूं इनको। ईस्ट बंगाल बन जाएगा मुस्लिम मेजोरिटी, अब तुम लड़ो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मेरा तो काम हो गया। बांग्ला स्पीकिंग पीपल को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर देना, तो फिर वो खेला खेला कर ही नहीं पाएंगे। दैट वॉज हिज आइडिया। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, द पार्टीशन लेड टू द स्वदेशी मूवमेंट प्रोमोटिंग इंडिजिनियस गुड एंड बॉयकॉटिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। स्वदेशी, स्वदेशी के बारे में बाबा रामदेव से पहले किन्होंने बताया? इन लोगों ने। हमारे स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल पार्टीशन को कैंसिल करने के जो मूवमेंट लीड किया गया था तब, कि इंडिजिनियस गुड्स को प्रमोट किया जाएगा जो इंडिया में बनेगा, जिससे फायदा भी इंडिया का होगा, जो बनेगा भी इंडियंस के लिए, और ब्रिटिश गुड का बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट। थर्ड, इट वॉज एन्यूल्ड इन 1911 ड्यू टू प्रोटेस्ट्स एंड द अटेम्प्ट टू फर्दर वीकनिंग द नेशनलिस्ट फोर्सेस। अब स्वदेशी मूवमेंट 1905, 1906, 1907 में चलेगा, 1908 में वो डिक्लाइन के स्टेज में है, क्योंकि सूरत सेशन 1907 में स्प्लिट हो जाता है, पर प्रोटेस्ट आगे भी थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा। दूसरा, और ब्रिटिश ने ये देखा कि अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा तो मॉडरेट्स भी हमारे करीब नहीं आ पाएंगे, इनको खुश तो करना जरूरी है। 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रेट लाकर मुस्लिम पॉपुलेशन को खुश करने का काम उन्होंने किया था। अब वो क्या चाहते थे कि मुस्लिम पॉपुलेशन को तो हमने सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया, जिससे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, रेडिकल मुस्लिम लीडर हैं, वो तो हमारे साइड रहेंगे, मॉडरेट्स को भी अपने पास लाओ। तो कैसे लाओ? तो जो आइडिया मॉडरेट ने दिया था ना कि नॉन बांग्ला स्टेट बिहार उड़ीसा को अलग कर दो, उसको अलग कर दिया गया, और बंगाल पार्टीशन जो किया गया था रिलीजन के नाम पे, उसको खत्म कर दिया गया 1911 में।
साथ ही साथ कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया ताकि मुस्लिम पॉपुलेशन को एक बार और खुश किया जा सके कि देखो दिल्ली जो कि इस्लामिक ग्लोरी को कभी दिल्ली सल्तनत में या मुगल के टाइम रिप्रेजेंट कर रहा था, हम वहां कैपिटल लेकर जा रहे हैं। बड़ी घिनौनी हरकत, घिनौनी चाल होती थी ब्रिटिश की, पर ऐसा ही चलता था। डिवाइड एंड रूल, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ, the Muslim League supported the partition, seeing it as a beneficial for Muslim majority East Bengal. Muslim League जिसका फॉर्मेशन इसी टाइम हो रहा है 1906 में, yes they supported it, क्योंकि उनको लगा कि इससे जो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है उनको ज्यादा फायदा होगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, वगैरह वगैरह। रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज्ड अमार सोनार बांग्ला एज ए प्रोटेस्ट सॉन्ग अगेंस्ट द पार्टीशन। यस, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जिनके दो फेमस सॉन्ग, एक हमारा जनगण मन, हमारा नेशनल एंथम, और दूसरा अमार सोनार बांग्ला जो अभी लिखा गया था, अमार सोनार बांग्ला मेरा प्यारा बंगाल, जिसका तुम लोगों ने पार्टीशन कर दिया अंग्रेजों ने। ये आगे जाकर बांग्लादेश के लिबरेशन मूवमेंट का और प्रेजेंट में बांग्लादेश के नेशनल एंथम है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नाउ यू कैन फाइंड द आंसर एज पर इट। अब आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट के बारे में, It was launched by Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak to demand self government within the British Empire. Yes, ब्रिटिश एम्पायर से पूरी तरह आजादी की बात नहीं हो रही थी, होम रूल की बात हो रही थी कि हम रहेंगे यहीं पर रूल होगा घर में रहने वालों का, इसलिए बुलाया क्या जाएगा होम रूल, कि इलेक्टेड मेंबर हमारे होंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी। जब ये इंडियंस इलेक्ट होके जाएंगे, घर वाले इलेक्ट होके जाएंगे, तो ये अपने दूसरे घर वालों के लिए तो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इसी को होम रूल बोलेंगे। एनी बेसेंट ये आइडिया आयरलैंड से लेकर आई थी, आयरिश होम रूल लीग से। 1 इज करेक्ट। सेकंड, द मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम, क्वेश्चन पेपर है ना तुम सबके पास, वहां से स्टेटमेंट पढ़ लिया करो। द मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एक्सप्लॉइटिंग ब्रिटेन्स प्री ऑक्यूपेशन विथ द वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है 1914 से 1918 तक, और उसी टाइम में ये होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट होता है, जो 1718 तक चलेगा। 18 के अर्ली टाइम तक ही, क्योंकि 17 के बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा एंड से। ब्रिटेन जो प्री ऑक्यूपाइड था वॉर में, मतलब ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट जो वर्ल्ड वॉर में है, उसके उस दुखती रख का फायदा उठाने का कोशिश किया गया था कि ब्रिटेन पहले से वर्ल्ड वॉर में प्री ऑक्यूपाई है, फायदा उठाओ और अब हम ब्रिटिश से अपने राइट्स ले सकते हैं होम रूल के। इस वजह से मॉडरेट्स पहले फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो तो माई बाप मानते थे ब्रिटिश को, है ना। थर्ड, The Lucknow Pact of 1916 was a direct outcome of the Home Rule movement. Home Rule movement का टाइम है 1916-18। लखनऊ सेशन जिसकी बात कर रहे हैं, द फेमस लखनऊ सेशन 1916 का है। बट ये जो लखनऊ पैक्ट है, जिसको लीग कांग्रेस पैक्ट के नाम से भी बुलाया जाता है, कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से। अच्छा, लखनऊ सेशन की बात करें, यहां पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे बताओ जरा तुम। देखो, कांग्रेस का अभी प्रेसिडेंट कौन है वो तुमको नहीं भी याद रहे तो एक टाइम के लिए चल जाएगा, पर इन इंपॉर्टेंट सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे वो तुमको पक्का याद होना चाहिए। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग लखनऊ सेशन? बिना अपने कॉपी में देखे बताना, ठीक है। इतनी ईमानदारी तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। जो लखनऊ पैक्ट होगा कांग्रेस और लीग के बीच, उसका होम रूल मूवमेंट से डायरेक्ट लेना देना नहीं था। So we cannot say that the Lucknow Pact is direct outcome of Home Rule movement. क्या था ये लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट? इसमें कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जो सेपरेट इलेक्ट्रेट मुस्लिम पॉपुलेशन को दिया गया है, अब कांग्रेस को उससे प्रॉब्लम नहीं है। एक बड़ी पॉलिटिकल गलती थी, पॉलिटिकल ब्लंडर था, भारी मिस्टेक था, पर ये भारी मिस्टेक हो चुका था इनसे, जिसका खामियाजा आगे भुगतेंगे। और ब्रिटिश अब सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन को नहीं, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन को भी, और फिर आगे जाके डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्ट्रेट देंगे। Third statement is wrong. Find the answer. Next question. Consider the following statements about the non-cooperation movement. Non-cooperation movement के बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं। पहला क्या? इट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन रिस्पॉन्स टू द जालियांवाला बाग मैसेकर एंड द खिलाफत इशू। नॉन कोऑपरेशन जो 1920 में स्टार्ट होता है, 1922 1922 तक चलता है, असहयोग आंदोलन। उसके पीछे रीजंस क्या थे? एक तो जालियांवाला बाग का मैसेकर, अप्रैल का महीना आने वाला है, हम सब लोग खुशी खुशी बैसाखी बिहू मनाएंगे, पर 13 अप्रैल 1919
भारत के इतिहास में एक ऐसा काला दिन है जिसको खूनी बैसाखी के रूप में मनाया जाता है, जब खून बहा था हम भारतीयों का। जनरल डायर और माइकल ओ डायर के जो नापाक इरादे थे, इंडियंस की जान की वैल्यू उनको नहीं थी, इसलिए माइकल ओ डायर जो पंजाब का गवर्नर है, उसने जनरल ओ डायर को एक डायरेक्शन दिया, एक ऑर्डर दिया कि गो एंड टीच दीज इंडियंस अ लेसन दैट दे रिमेंबर मी एंड दे वुड नेवर एवर ड्रीम टू नॉट फॉलो माई डायरेक्टिव्स, टू नॉट फॉलो माई ऑर्डर। पंजाब में उसने मार्शल लॉ लगा के रखा था। उसने बोला कि इनको ऐसा लेसन सिखाओ कि ये हमेशा मुझे याद रखेंगे, कभी मेरे ऑर्डर को अनफॉलो करने का, डिसओबे करने का नहीं सोचेंगे। जालियांवाला बाग में जहां पर लोग रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो सत्यपाल एंड खिचलू लीडर जो थे उनका अरेस्ट हुआ था, उसके अगेंस्ट कुछ लोग बैसाखी का मेला मना रहे थे, कुछ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से घूम कर आए थे, बच्चे बूढ़े औरतें, सबके ऊपर जनरल डायर ने तब तक गोलियां चलाई जब तक उनकी गोलियां नहीं खत्म हो गई थी। गेट बंद करके रखा गया, घायलों को बाहर नहीं जाने दिया गया, जो इंजर्ड थे वो वहां मरे, गिद्ध आके लोगों के शरीर से मांस खींच कर ले जा रहे थे, ऐसी हालात थी। लोग कुएं में कूद रहे थे, कुआं भर गया था लोगों के कूदने से, ये हालात थे। तो ऐसा इंडियंस के साथ हुआ था। दैट वाज वन रीजन बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि हमें इसका हिसाब चाहिए, इंसाफ चाहिए। और खिलाफत इशू वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की के खलीफा को उसके पोजीशन से हटा दिया गया था और इंडिया में उसके लिए खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने शुरू किया था। तो इन दोनों को मिलाकर गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। द मूवमेंट इंक्लूडेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गांधी ने बोला कि हम फिर से वही स्वदेशी का आइडिया, उसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे और अपनाएंगे क्या, खादी एंड चरखा। Next statement, it was withdrawn in 1922 after the Chauri Chaura incident where protesters killed policemen. Unfortunately, they killed policemen क्योंकि चौरी चौरा में पहले प्रोटेस्टर विलेज में या मार्केट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया। जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट करने गए तो उन पर फायरिंग कर दी गई। अब ये गुस्साई भीड़ ने उन पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बंद करके आग लगा दी, जिससे पुलिस वाले की जान जाती है। गांधी जी बोलते हैं कि देश अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी के लिए या स्वराज के लिए नहीं रेडी है। ही कॉल्ड दैट इट वाज वन ऑफ हिज हिमालयन ब्लंडर, अ वेरी बिग मिस्टेक, एंड ही विथड्रॉन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सही, करेक्ट स्टेटमेंट। द मूवमेंट मार्क्ड द फर्स्ट मास पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन एंड पीजेंट्स इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। विमेन ने और पीजेंट ने, स्पेशली विमेन ने एंड पीजेंट्स ने, किसानों ने पहले थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट तो किया था, पर मास मूवमेंट जो है वो सच में इसी टाइम शुरू होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तुम ऐसा नहीं सोचना कि सर स्वदेशी मूवमेंट भी तो विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, किसानों का पार्टिसिपेशन कम रहा पर कुछ ने तो किया। तो माय डियर, यहां पे मैंने मास पार्टिसिपेशन वर्ड लिखा है तुम्हारे लिए स्पेशली, तो मास पार्टिसिपेशन अभी से हुआ। सही है। फिफ्थ, द खिलाफत मूवमेंट मर्ज्ड विद द स्ट्रेंथनिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये गांधी जी का ही प्लान था कि इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग हुआ भी, भले कुछ समय के लिए पर हुआ। मुस्लिम पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंडिया के नेशनल मूवमेंट में इसी टाइम देखा गया है। तो फिफ्थ इज ऑल्सो करेक्ट। सिक्स्थ, इट सक्सेसफुली लेड टू द रिपील ऑफ रॉलेट एक्ट बाय द ब्रिटिश। ऐसा नहीं हुआ, ब्रिटिश ऐसे नहीं थे कि अपने पूरे एक्ट को रिपील कर देंगे। कोई एक्ट रिपील नहीं हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बीच में खत्म होना पड़ता है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। रॉलेट एक्ट का रिपील नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तुम्हें हर क्वेश्चन पेपर का करना है, हर पेपर का। आप टेस्ट दे रहे हो, आप पीवाईक्यू बना रहे हो, आप कहीं से क्वेश्चन इंटरनेट से डाउनलोड करके बना रहे हो, ऐसे करके एनालिसिस करो। देखो कैसे रिवीजन नहीं होगा, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस ना सिंसियरली लगे रहो अगले 2 महीने तक, हार नहीं मानना है। अभी ईद शुरुआत होगा, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद अभी से एडवांस में। बिहू भी स्टार्ट होगा, बिहू भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, रामनवमी भी मनाएंगे, सारा फेस्टिवल मनाएंगे, पर साथ में पढ़ाई भी करेंगे, है ना? अपना टेस्ट भी देते जाएंगे, पढ़ाई करते जाएंगे। Consider the following statement about the Quit India movement. It was launched on August 8, 1942 with Gandhi's Do or Die, करो या मरो, at the Bombay Gwalior tank. सही बात है भैया, 8 अगस्त को, अगस्त का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं? 8 अगस्त 1942 को ही गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया और लॉन्च क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट।
द मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड विद इन वीक्स विथ ऑल मेजर कांग्रेस लीडर्स अरेस्टेड बाई ऑगस्ट 8, 1942। बात तो सही थी कि अगले सुबह गांधी जी और बाकी मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सप्रेस कर दिया गया विद इन वीक, कि कुछ ही हफ्तों में मूवमेंट सप्रेस हो गया। सप्रेस नहीं हुआ था कुछ ही हफ्तों में मूवमेंट चलेगा, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज से मूवमेंट चलेगा। जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, इन सबके एक्टिविटीज से इन यंग लीडर ने अब ये कमान संभाल ली थी कि जब सीनियर लीडर्स जेल में हैं, सीनियर लीडर्स अननोन लोकेशन पर हैं, इस टाइम में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट की एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे। सो सप्रेस नहीं हुआ था, गलत, सप्रेस नहीं हुआ था। थर्ड, इट सॉ सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम अंडरग्राउंड लीडर्स लाइक अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण जिनकी बात हम कर रहे थे, उषा मेहता। अभी इनके लाइफ के ऊपर एक फिल्म भी बनी। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद द क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया था भैया, वो तो पहले किया था, क्विट इंडिया के स्टार्ट होने से पहले। तभी तो गांधी जी ने बोला कि भैया पोस्ट डेटेड चेक लेकर आए हो, उस वैसे बैंक का जो बैंक खुद भागने के हालात में है, खुद बर्बाद होने के हालात में है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आंसर आप ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितने भी मल्टीपल स्टेटमेंट हो, हम बना सकते हैं। एक एक स्टेटमेंट पढ़ के इस तरह से डिटेल में सोचकर, यही तरीका है। Consider the following statement about India Independence Act. The act was passed by British Parliament granting independence to India and Pakistan. सही, correct. It abolished the office of the Secretary of State for India and transferred power to the Viceroy temporarily. Temporarily Viceroy को, जो कि गवर्नर जनरल के फॉर्म में एक्ट करेगा, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पावर ट्रांसफर कर दिए गए थे। The act provided for the partition of India into two dominions with princely states given the choice to join either of the two dominions. सही. It marked the end of the British Crown's sovereignty over India effective from August 15, 1947. वही क्वीन के रोने वाला चैप्टर. That's correct also. The Constituent Assembly of India was dissolved following the act's implementation. नहीं भैया, Constituent Assembly dissolve नहीं हुई थी. Constituent Assembly क्यों dissolve होगी? उसको तो अभी Constitution बनाने का काम करना है. तो नाउ यू कैन फाइंड योर आंसर कि आपका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आफ्टरमाथ ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हो रहा है? द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया एंडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। नवंबर 1858 इलाहाबाद, जिसको अभी प्रयागराज बुला रहे हैं। कौन था गवर्नर जनरल उस टाइम में? पहला वाइसरॉय बनेगा लॉर्ड कैनिंग, वाइसरॉय कैनिंग या गवर्नर जनरल कैनिंग। कैनिंग ने क्वीन का प्रोक्लेमेशन, क्वीन का चिट्ठी, क्वीन का मैसेज पढ़ा, जिसमें क्वीन ने बोला कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी एक्टिविटी खत्म और आज से इंडिया का पूरा जिम्मेदारी किसके हाथों आया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ। तो डायरेक्ट रूल की शुरुआत होती है। फर्स्ट इज करेक्ट। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश्ड टू अपीज इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। बिल्कुल सही। क्वीन ने यह भी बोला इंडियन प्रिंसली स्टेट को कि देखो भैया, हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा रहे हैं, आज के बाद से हम तुम्हारे ट्रेडिशनल राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। तुमको अपने एडॉप्टेड सन को अपना राजा बनाना है, सक्सेसर बनाना है, बनाओ। मुंह बोले बेटे को बनाना है, बनाओ। भतीजे को बनाना है, बनाओ। जिसको बनाना है बनाओ। वो मेरा झगड़ा नहीं है, वो मेरा झमेला नहीं है। बस आज के बाद से मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करती हूं दैट द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वुड शो लॉयलिटी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये था। थर्ड, द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स टू इंडियन सिपॉइज। ये भी किया गया था बड़े केयरफुली कि इंडियन सिपॉइज के नंबर कम रखे जाएंगे। वो कम नंबर भी लिए जाएंगे उस रीजन से जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश के साइड से लड़ा था, जैसे राजपूताना, जैसे मद्रास, जैसे पंजाब, जैसे गुरखाज, जैसे सिंधियाज। और बिहार, बंगाल, यूपी वाले, अवध वाले जिन्होंने रिवोल्ट किया था, उनको नॉन मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया कि अब इस ग्रुप से ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं होगा। और जिन्होंने साथ दिया था उनको मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया। और इस मार्शल रेस का भी प्रोपोर्शन कम रखा जाएगा, ब्रिटिश का ज्यादा रखा जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कभी रिवेलियन हो तो ब्रिटिश सोल्जर तो नहीं रिबेल करेगा। द क्राउन एश्योर्ड द नेटिव रूलर्स ऑफ नॉट सीकिंग एनी लॉयलिटी। ऐसे कैसे? लॉयलिटी तो चाहिए था। फिफ्थ, द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स द नेटिव इंडियंस बिकेम मोर सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग देयर इश्यूज। कोई सिंपैथेटिक विम्पैथेटिक नहीं हुआ था, बिल्कुल सिंपैथेटिक नहीं हुआ था। ब्रिटिश ने इसके बाद और ज्यादा ऑपरेशन किया और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। बस अब ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर रहे थे? डिवाइड एंड रूल से। अगर सिंपैथेटिक हो ही जाता तो जालियांवाला बाग मैसेकर होता क्या?
नहीं ना। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, देखो यहां पे नॉट करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट ढूंढ के मत चले आना, पॉजिटिव रहो लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं कि भैया गलती हो जाए। ना तो हमको कोविड पॉजिटिव होना है और ना यहां पे नॉट करेक्ट वाले में पॉजिटिव होना है, नॉट करेक्ट ढूंढना है। कौन से नॉट करेक्ट है, आंसर ढूंढ के बताइए। 51 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्ली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके बारे में हम बात करते हैं। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बाय फिरोज शाह मेहता वॉज अ मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया that advocated for Indian representation and reform and a key precursor to the Indian National Congress। सही बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रीकर्सर्स में से एक है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसको फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लीडर्स ने मिलकर बनाया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी नहीं मांग रहे थे, बस ब्रिटिश गवर्नमेंट पे वही प्रेशर बनाकर बाकी चीजें मांगने का काम कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दो, सोशल वर्क में ज्यादा खर्चा करो। ये लोग मॉडरेट लीडर बनेंगे आगे जाकर कांग्रेस के। द इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बंगाल के रहने वाले इसलिए बंगाली है, वैसे थे, इनके न्यूज़पेपर का नाम भी था बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इनके साथ। इन 1876 अपोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यस, इनका जो इंडियन एसोसिएशन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस का, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो इंडिया के वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जैसे सपोज असमीज हो गया, बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, गुजराती हो गया, इसमें जो कुछ लिखा जा रहा था उसको सेंसर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ उसका अपोज किया था इन्होंने। The Madras Mahajan Sabha focused solely on social reforms, avoiding political demands। तुमको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल रिफॉर्म पे ही फोकस करेंगे, पॉलिटिकल डिमांड नहीं करेंगे? सोशल रिफॉर्म थोड़ी कर रहे हैं सिर्फ, कांग्रेस भी सोशल रिफॉर्म का काम करेगी, पर क्या पॉलिटिकल वर्क ही उनका तो मेन था। तो चाहे मद्रास महाजन सभा हो, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो, चाहे बाकी कोई और सभा एसोसिएशन हो, सोशल वर्क के साथ साथ पॉलिटिकल वर्क भी करते थे। द पूना सार्वजनिक सभा लेड बाय एमजी रनाडे पिटिशन फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल सही, एमजी रनाडे साहब या जस्टिस रनाडे साहब गोपाल कृष्ण गोखले के मेंटोर हैं, एंड गोपाल कृष्ण गोखले साहब महात्मा गांधी के मेंटोर हैं। तो ये मॉडरेट वाला एक सीरीज है, इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात की थी या लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। आंसर ढूंढ लो, क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल किसके टाइम में आता है, तभी इंडिया का वायसरॉय कौन है? इल्बर्ट बिल आने से पहले आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इंपीरियल सिविल सर्विसेज में एज कम कर देना। तभी इंडिया का वायसरॉय कौन था? तो तभी इंडिया का वायसरॉय था लीटन। उसके बाद जब इल्बर्ट बिल आ रहा है तभी इंडिया का वायसरॉय कौन है? रीपन। थोड़ा दिल का साफ था, बेहतर था। इल्बर्ट बिल अलाउड एम्ड टू अलाउ इंडियन, नॉट अलाउड, एम्ड टू अलाउ, क्योंकि बिल है, पास नहीं हो पाएगा। पास होगा भी तो अमेंडमेंट के साथ होगा, एग्जैक्ट पास नहीं हो पाएगा। द इल्बर्ट बिल एम्ड टू अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स इन मुफस्सिल कोर्ट्स। मुफस्सिल एक उर्दू वर्ड है, पर्सियन या उर्दू वर्ड तभी पहले इंडिया में चलता था मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में। मुफस्सिल कोर्ट मतलब लोकल कोर्ट, अभी भी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में तो मुफस्सिल थाना या मुफस्सिल कोर्ट सुनोगे। तो इल्बर्ट बिल का यही पर्पस था कि इंडियन जजेस भी अब यूरोपियंस के ऊपर, जब यूरोपियंस का कोई केस आए कोर्ट में तो वो प्रिसाइड कर सके। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये मुफस्सिल कोर्ट मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डाला, पर दिमाग लगाना है कि भैया मुफस्सिल कोर्ट, मुफस्सिल वर्ड उर्दू वर्ड लग रहा है, तो इंडिया कोर्ट की बात हो रही है। तो वही बात तो था कि इंडियन जजेस यूरोपियन ऑफेंडर्स के ऊपर प्रिसाइड करेंगे। It was introduced by Lord Ripon and faced fierce opposition from the British resident in India। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश रेसिडेंट जो थे उनको लगता था कि ऐसे तो इंडियंस हमको सजा सुनाएंगे, और वो इंडियन को अपने बराबर तो समझते नहीं थे, चाहे वो इंडियन एक रिक्शा चलाने वाला निरहुआ रिक्शा वाला हो या फिर एक जज साहब हो। सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, द बिल वॉज इवेंचुअली पास्ड विदाउट अमेंडमेंट्स स्ट्रेंथनिंग इंडियन जुडिशियल अथॉरिटी। अगर पास ही हो जाता तो फिर फायदा नहीं होता। इल्बर्ट बिल का नहीं पास होना, इसका अपोजिशन होना और फिर इसको अमेंड करना, चेंज करना, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज था कांग्रेस के फॉर्मेशन के लिए। थर्ड इज रॉन्ग। आंसर ढूंढ लो क्या होगा। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ आईएनसी, गरम दल वालों का फेज. Leaders like Tilak and Bipin Chandrapal advocated Swaraj as complete independence from British rule. Complete independence from British rule. Complete independence की बात नहीं हो रही है. The Surat split of 1907 marked a formal divide between moderates and extremists over methods of agitation. सही बात है, सूरत स्प्लिट इसी वजह से हुआ था. The extremists supported the Swadeshi movement but opposed the boycott of foreign goods. आयरॉनिकल नहीं लग रहा है कि उल्टा हो गया है. द एक्सट्रीमिस्ट सपोज द स्वदेशी मूवमेंट बट अपोज द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. अरे भैया, एक्सट्रीमिस्ट ही तो बोल रहे थे कि अपोज करना है, फॉरेन गुड्स का अपोज करना है, मैनचेस्टर क्लोथ को बॉयकॉट करना है, लिवरपूल सॉल्ट को बॉयकॉट करना है. गलत. द होम रूल मूवमेंट वाज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन. डायरेक्ट आउटकम नहीं था गाइज. होम रूल मूवमेंट में तिलक थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के थे, बट होम रूल मूवमेंट इज नॉट अ डायरेक्ट आइडियोलॉजी, डायरेक्ट आउटकम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी. एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का कोई डायरेक्ट आउटकम नहीं है. 54 Rowlatt Act and its aftermath. The Rowlatt Act allowed detention without trial, prompting Gandhi to launch his first nationwide सत्याग्रह. गांधी जी जब इंडिया आते हैं तो पहले चंपारण जाते हैं. चंपारण मीट खाने के लिए बिल्कुल नहीं, चंपारण जाते हैं. चंपारण के फार्मर्स का जो 3 कठिया सिस्टम की वजह से परेशान थे, उसको सही करने के लिए चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह. पर ये सब रीजनल कैरेक्टर थे, चंपारण बिहार, अहमदाबाद गुजरात, खेड़ा गुजरात. लेकिन अभी तक पूरे इंडिया लेवल पे कुछ नहीं हुआ था. रॉलेट एक्ट जब आता है तो उसको काला कानून डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट में था कि किसी को भी पकड़कर इनडेफिनिट पीरियड, जो कि 2 साल का था, तो 2 साल इनडेफिनिट ही हुआ. अदरवाइज हैवियस कॉर्पस के रीट के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स जब प्रोटेक्टेड है तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है. पर ऐसा नहीं था, तो गांधी ने बोला मैं इसी के अगेंस्ट अपना नेशन वाइड स्ट्रगल प्लान करूंगा. हो नहीं पाता है ड्यू टू जालियांवाला बाग मैसेकर एंड अदर वायलेंट केसेस. The Jallianwala Bagh massacre occurred on April 13, 1919 as a direct response to Rowlatt protest in Amritsar. Yes, Rowlatt protest से related है, उसका एक direct response भी है, ये भी हमने discuss किया था. Second is correct. The Hunter Commission was set up to reward General Dyer for his actions. हंटर कमीशन जनरल डायर को रिवॉर्ड देने के लिए नहीं, हंटर कमीशन जनरल डायर ने ये जो खूनी बैसाखी मनाई थी, इंडियंस पे गोली चलाई थी, उसको उसके ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए बनाया गया था. हालांकि उससे कुछ निकला नहीं, उन्होंने बस व्हाइट वॉशिंग करने का काम कर दिया. रिवॉर्ड नहीं देने के लिए बनी थी, इंस्पेक्शन के लिए कमिटी बनी थी. दैट्स व्हाई थर्ड इज रॉन्ग. ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ हंटर कमीशन पढ़ के टिक नहीं कर देना है, रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, और स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में. हाँ देखो, 5 स्टेटमेंट मैंने तुम्हें दिया है कि अब तुम क्वेश्चन पढ़ना सीखो. ये जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन बनाने की तुम्हारी आदत है ना, वो खत्म करनी है तुम्हें. The सत्याग्रह led to the immediate repeal of the Rowlatt Act by the British government. Immediate repeal तो नहीं हुआ था, we know it. Rabindranath Tagore renounced his knighthood in protest against the massacre. Yes, Rabindranath Tagore, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उन्होंने बोला कि जो सरकार, जो ब्रिटिश हुकूमत इंडियंस की लाइफ की वैल्यू नहीं करती है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट बीइंग द नाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट और दैट क्राउन. उन्होंने वापस कर दिया. सही है. फाइंड द आंसर. Next question. Consider the following following statements about Khilafat movement. Khilafat. It was launched to protest the abolition of the Ottoman Caliphate after World War I. World War I के बाद ऑटोमन एम्पायर के साथ टर्की के कैलिफ या खलीफा के साथ जो हुआ, उसके अगेंस्ट इंडिया में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, इन लोगों ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया. The Ali brothers Shaukat and Muhammad led the movement alongside Gandhi's support. गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनाया जाता है और गांधी जी भी इस तरह से खिलाफत के पार्ट बन जाते हैं. सेकंड भी सही है. थर्ड, इट मर्ज्ड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मार्किंग अ पीक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. यस, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एक मुस्लिम इशू को अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ अटैच किया गया है, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपने पीक पर था. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ यू कैन फाइंड द आंसर. आपको वैसे नॉट करेक्ट ढूंढने बोल रहा है, तो आंसर क्या होगा ध्यान से चूज करो. ठीक है, अभी हम लोग इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इसके सेकेंड पार्ट में जो बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा. दिस इज द वे ऑफ डिस्कसिंग, ऑफ एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर टेस्ट सीरीज. यही तरीका है जिससे आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है और उससे ज्यादा से ज्यादा सीखना है. अगर अभी तक तुमने टेस्ट नहीं दिया है, देन टेस्ट दो,
टेस्ट में इनरोल करवाओ, टेस्ट दो। टेस्ट आपके पास पहले से अवेलेबल है तो फिर तो टेस्ट देना ही है आपको, फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। और जिनके पास अवेलेबल नहीं है, यू कैन इनरोल द टेस्ट एंड देन अपीयर इन इट। क्वेश्चंस बनाइए, हमसे बात कीजिए, इस तरह से एनालिसिस कीजिए, दैट इज द वे। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, जय हिंद।